नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी के तूफान पर। आज आपकी हिंदी की 5वीं क्लास स्टार्ट है। ये 5वीं क्लास जो है वो हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह से शुरू की गई है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक आता है विराम चिन्ह। चिन्ह कितने हैं वो उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 चिन्हों को हिंदी में मान्यता दी है। तो वो 20 चिन्ह कौन कौन से हैं आप इस क्लास में ध्यान से उसको पढ़ना और उनका अध्ययन करना, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो जैसे कि मतलब उसमें वाक्य में क्या गलती है, क्या त्रुटि है, चिन्ह से भी कोई गलती हो जाती है, इसलिए विराम चिन्ह को पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह, तो विराम का अर्थ बताइए सबसे पहले। विराम क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और जाते जाते थकना मतलब थकान सी आने लगती है, तो हम उसमें रुक सकते हैं। जैसे कि थोड़े से समय के लिए रुक सकते हैं या कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, तो उसको हम विराम कहते हैं कि थोड़े समय का विराम लेना चाहिए। उसी प्रकार विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। हिंदी भाषा में भी जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो एक ही लाइन में उसको नहीं लिखा जाता, कहीं ना कहीं उसमें चिन्हों का यूज जरूर किया जाता है, चाहे वो अल्प विराम हो, चाहे वो अर्ध विराम हो, चाहे वो पूर्ण विराम हो। तो उसी सेंटेंस में कोई ना कोई जैसा चिन्ह यूज होता है, तो वो कौन कौन से चिन्ह यूज हो सकते हैं? जैसे कि काम यहाँ ये नोट कर लीजिए कि किन के अनुसार 20 चिन्हों को मान्यता दी गई है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में कुल 20 विराम चिन्ह है। हिंदी में कुल 20 विराम चिन्ह हैं। वो कौन कौन से हैं तो एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम, अंग्रेजी में इसको कोमा कहा जाता है। और कोमा चिन्ह कैसे लगता है? वो इस प्रकार लगता है। इंग्लिश में उसको कोमा कहा जाता है। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जब कोई बात बोली जाती है या लिखी जाती है, तो उस बात को बोलते समय बिल्कुल थोड़े समय के लिए जब रुका जाए, तो तब अल्प विराम का यूज होता है। जैसे कि कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? 3-4 नाम लिखे हमने, मान लीजिए जैसे कि रमेश, सुरेश, मोहन तथा सोहन स्कूल जाते हैं। अब इस वाक्य को जरा ध्यान से देखिए, इसमें पता चल रहा है कि कितने नाम है? रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन। जब हम इसको बोल रहे हैं तो कुछ उसका अंतराल मतलब कुछ समय के लिए रुकना पड़ रहा है। रमेश और सुरेश को बोलते समय बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो रमेश के बाद जैसे कि दूसरा नाम आता है, उससे पहले हम कोमा का यूज करते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि रमेश और सुरेश दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर सुरेश और मोहन जो है उनके बीच में भी एक कोमा का प्रयोग होना है। और लास्ट वाले जो नाम लिखा गया है उससे पहले हम तथा, और या एवं का प्रयोग कर सकते हैं। तो रमेश, सुरेश, इसमें थोड़ा सा रुकाव जरूरी है। मोहन तथा सोहन स्कूल जाते हैं। तो ये होता है अल्प विराम। किसी वाक्य को बोलते या लिखते समय थोड़े से समय के लिए रुकना अल्प विराम कहलाता है। अंग्रेजी में इसको कोमा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।
इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है, वो ध्यान दीजिए कि जैसे अभी ये लिखा है रमेश कोमा सुरेश, रमेश कोमा सुरेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये कोमा का यूज कहां होगा? रमेश के जस्ट तुरंत बाद होगा, और उसके बाद में एक स्पेस बहुत जरूरी है। स्पेस मतलब एक वर्ण का स्पेस, मतलब एक वर्ण का अलग, मतलब एक वर्ण इसमें लिख सकते थे लेकिन उसको हम छोड़ा गया है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे उसको, रमेश कोमा थोड़ा सा स्पेस देने के बाद सोहन नाम लिखने या सुरेश नाम लिखने, ठीक है। तो कोमा इस प्रकार माना जाता है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस आता है, जैसे कि इनमें कहां पर गलती है, जैसे वाक्य दिए गए हैं 4 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अल्पविराम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो शायद इसी प्रकार का वो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो पहला विराम चिन्ह हो गया है अल्पविराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट विराम चिन्ह पे आते हैं। कौन सा विराम चिन्ह है? दूसरा अर्धविराम। दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो एक बिंदु और नीचे कोमा का यूज करते हैं, यह होता है अर्धविराम। कहां पर इसका प्रयोग होता है? तो जब कोई वाक्य लिखा या बोला जाए तो उस वाक्य को आधा बोलने के बाद इस चिन्ह का यूज होता है। मतलब कोई बात कह रहे हैं हम, उसे पूरी ना कहकर थोड़ा सा आधे उसमें रुक जाते हैं, तब इसका चिन्ह का यूज होता है। एक एग्जाम्पल दिखाते हैं हम इसको। मैंने आपको पैसे दिए परंतु आपने नहीं लिए, मैंने आपको पैसे दिए परंतु आपने नहीं लिए। देख लीजिए, इसमें पूरा वाक्य लिखने के आधा जब हमने बोला उस बात को, तो वहां पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दूसरा विराम चिन्ह कंप्लीट है। अब थर्ड विराम चिन्ह पर चलते हैं। थर्ड विराम चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम। अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप कहा जाता है, परंतु अंग्रेजी में वो डॉट की तरीके से यूज किया जाता है, और हिंदी में और सीधा डंडा खींच दिया जाता है। ये होता है पूर्ण विराम चिन्ह। और ये तो आप सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब कोई बात या कोई वाक्य पूरा लिख दिया जाता है या पूरा बोल दिया जाता है, तो उसके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। 3 विराम चिन्ह हुए हैं। अब नंबर आता है चौथा, कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन सा है चौथा विराम चिन्ह। उपविराम। उपविराम इसको कहा जाता है अपूर्ण। अपूर्ण विराम इसको कैसे व्यक्त करते हैं? इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, 2 बिंदु अर्थात विसर्ग। कहां कहां इसका प्रयोग किया जाता है आप सभी जानते हैं। इसका प्रयोग जैसे कोई शब्द है अतः, प्रातः, तो कुछ शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट विराम चिन्ह, 5वां विराम चिन्ह है आश्चर्य। आश्चर्य विराम चिन्ह, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है। वो क्या नाम है उसका? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह।
किस तरीके से इसको लिखा जाता है? विस्मयादि बोधक इस तरीके से लिखा जाता है। कहां कहां पर इसका प्रयोग होता है? जैसे कि कोई घृणा शब्द है या घृणा, करुणा, हर्ष, रुदन या रोधन, शोक आदि भावों को व्यक्त करने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों के भावों को व्यक्त करने में आश्चर्य बोधक या विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका, हाय वह मर गया। किस तरह का इसमें भाव स्पष्ट हुआ? इसमें इसमें शोक भाव निकल के आया इसमें, तो जिसमें घृणा, करुणा, हर्ष बोधक, खुशी, उल्लास वगैरह इन सब भावों के शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें आश्चर्य बोधक चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है। छठा चिन्ह कौन सा आता है? एक मिनट इसको क्लियर कर लें। छठा है निर्देशक। छठा विराम चिन्ह है निर्देशक। इसको दूसरा नाम अंग्रेजी में इसको डैश कहा जाता है। इसको डैश कहा जाता है और इसका हिंदी में दूसरा नाम भी है। हिंदी में और क्या नाम है इसका? सामासिक। सामासिक चिन्ह इसको कहते हैं। कहां पर इसका प्रयोग होता है? एग्जाम्पल, दिन रात। दो शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों के मध्य निर्देशक अर्थात सामासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 6 हो गया है। 7 पर चलते हैं। 7वां है कोष्ठक। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह किस प्रकार से लगता है? हिंदी में 3 टाइप के कोष्ठक चिन्ह होते हैं। वो कौन कौन से हैं? छोटा कोष्ठक, फिर आता है मंझला कोष्ठक और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक। इन तीनों चिन्हों को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? छोटा कोष्ठक इस तरीके से, मंझला कोष्ठक इस तरीके से और बड़ा कोष्ठक वो इस तरीके से उसको लिखा जाता है। ये होता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। कहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। अब यहां पर एक संज्ञा दे दी गई है उसको, हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन उनका अगर नाम लिखना चाहें तो नाम हम इस ब्रैकेट के अंतर्गत या कोष्ठक के अंतर्गत लिख सकते हैं। वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। आगे वो बात पूरी लिख सकते हैं जो भी लिखना है। ठीक है। तो अगर किसी की संज्ञा दी जाए फिर बाद में उसका नाम क्लियर करना पड़े तो उसमें कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो प्रयोग होता है वो छोटा कोष्ठक का ही यूज होता है हिंदी में। 7 कोष्ठक चिन्हों का वर्णन हो चुका है और 8वां, चलिए नेक्स्ट। अवतरण चिन्ह।
अवतरण चिन्ह को दूसरा क्या नाम दिया गया है वो देख लिए, उसको कहते हैं उद्धरण। उसको उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। अवतरण चिन्ह को किस प्रकार लिख सकते हैं? सिंगल इनवर्टेड कोमा, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सिंगल इनवर्टेड कोमा। कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल दिया जा रहा हो, यामा, और उस पर सिंगल इनवर्टेड कोमा लगा दिया हो। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग हमेशा किसी एक मुख्य एग्जाम्पल के तौर पर उसको प्रयोग किया जाता है। फिर आता है 9वां नंबर, पुनरुक्ति का। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह इंग्लिश में इसको डबल इनवर्टेड कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा से व्यक्त करते हैं। कहां पर इसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग जो होता है वो होता है जैसे कोई मोस्टली बात कही जाए या किसी का कथन व नारा रहा हो तो उसमें पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कथन व नारे में प्रयोग, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी का एक फेमस नारा रहा है। क्या कहा था उन्होंने? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये उनका मुख्य नारा रहा है और इसको जब भी हम लिखते हैं तो डबल इनवर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। 10वां चिन्ह आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किस तरीके से इसको लिखते हैं? एक गोल अंडाकार सा चिन्ह उसको लगा देते हैं। इसको दूसरा नाम भी कहा गया है संक्षिप्त। संक्षिप्त अर्थात किसी भी शब्द को हम छोटा सा रूप लिखना चाहें जिससे कि सामने वाला को समझ जाता है कि हम उसको डॉक्टर ना लिखकर उसको हम क्या लिख सकते हैं? डॉ बना के और उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग। प्रोफेसर ना लिखकर प्रो, उसके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? हमेशा किसी बड़े शब्दों को छोटा लिखने में इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ग्यारहवां है प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसको सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर कोई प्रश्न संबंधी शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। प्रश्न संबंधी शब्दों के प्रयोग से बने वाक्यों में प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। जैसे कि आप कहां जा रहे हो? तो इस वाक्य में क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, अतः इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला विराम चिन्ह है 12वां विराम चिन्ह है लोप चिन्ह।
लोप अर्थात छुपना, किसी चीज का लोप हो जाना। तो लोप चिन्ह को हम किस तरीके से, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में इसको दो तरीके से लिखा जाता है, डॉट 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 डॉट, कुछ ज्यादा से मतलब कुछ अधिक से डॉट लगा दी जाते हैं, या प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो लोप चिन्ह का ये दो तरीके से इसका प्रयोग होता है। अधिकतर हिंदी में जो प्रयोग यहाँ का करते हैं इस डॉट वाले का। तो एक एग्जाम्पल कैसे होता है लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जैसे कि कोई बात कही जा रही है और उसको हम छोड़ देते हैं, आगे की बात वो सामने वाला व्यक्ति खुद समझ जाए। जैसे मैं आपको पसंद करता हूं पर आप हो कि आगे डॉट डॉट लगा दिया, मतलब सामने वाला व्यक्ति खुद समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अधिकतर डॉट डॉट का प्रयोग होगा, लेकिन हम इसकी जगह प्लस प्लस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार कितने लोप चिन्ह का वर्णन हो चुका है, 12 लोप चिन्ह का प्रयोग हो चुका है। नेक्स्ट 13वां विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, इसको अंग्रेजी में हेडिंग भी कहा जाता है। जब कोई हम हेडिंग लिखते हैं और उसको व्यक्त किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जैसे कोई हेडिंग बनाना है कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य है। एग्जाम्पल इसका, जैसे कोई निबंध वगैरह लिखे जाते हैं तो निबंध में उसमें हम कई हेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लास्ट में हम उसको क्या लिखते हैं, कंक्लूजन इंग्लिश में लिखते हैं, और हिंदी में क्या लिखते हैं, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक विवरण चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात जो निष्कर्ष है वो आगे हम उसके जो भी बात लिखेंगे वो हम उसका पूरे निबंध का निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो ये विवरण चिन्ह होता है। अगला चिन्ह है पाद चिन्ह। अगला चिन्ह है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इसको अंडरस्कोर कहा जाता है। जैसे कि निर्देशक में क्या होता है, वो डैश लगाया जाता है, लेकिन पाद चिन्ह में क्या होता है, वो शब्दों में, पाद का मतलब क्या होता है, पैरों, पैर मतलब है ना। तो शब्दों के पैरों में जो चिन्ह लगता है वो क्या होता है, वो पाद चिन्ह होता है। इसको अंग्रेजी में अंडरस्कोर भी कहा जाता है, अंडरस्कोर भी कहा जाता है। अर्थात किसी शब्द को जैसे अंडरलाइन कर देते हैं ना, तो उसको पाद चिन्ह कहा जाता है। 14 पाद चिन्ह हो चुका है। नेक्स्ट 15वां कौन सा होता है, दीर्घ उच्चारण। 15वां होता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो थोड़ा एस, अंग्रेजी का एस टाइप में उसको लिख सकते हैं। अर्थात किसी शब्द को थोड़ा दीर्घ उच्चारण, जैसे कि ओम लिखते हैं, ओम, तो उसको थोड़ा सा दीर्घ उसका उच्चारण होगा, ओम, इस तरीके से इस बीच में इसको क्या, इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थात किसी शब्द को लंबा खींचने के लिए उसका दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चिन्ह आता है पाद बिंदु। नेक्स्ट चिन्ह होता है पाद बिंदु, और पाद बिंदु को किस तरीके से व्यक्त करते हैं, भाग के चिन्ह द्वारा, भाग के चिन्ह द्वारा इसको व्यक्त करते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग काफी कम होता है, कभी कभी ही इसका प्रयोग होता है। तो ये हो गया 16वां पाद बिंदु। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम एक भाग के चिन्ह द्वारा इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट 17, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 17 हंस पद। हंस
हंसपाद बिंदु कह सकते हैं या हंस बिंदु कह सकते हैं उसको। इसका दूसरा नाम क्या है? त्रुटि पद। इसका दूसरा नाम है त्रुटि पद। और इसको इस चिन्ह द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जैसे टाइपिंग की जाती है या कोई शब्द लिखा जा सकता है, उसमें किसी शब्द में हमसे मिस्टेक हो गई तो उस शब्द के ऊपर हंस पद का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है हंस बिंदु अर्थात त्रुटि पद। अब आता है 18वां नंबर। 18वां नंबर को कह सकते हैं हम टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह अर्थात किसी शब्द पर एक टीका लगा दिया या कोई सा हम चिन्ह लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो शब्द अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे कि हम किसी शब्द पर स्टार लगा देते हैं, प्लस लगा सकते हैं या टू लगा सकते हैं। ये 3 संकेत हैं इस टीका सूचक चिन्ह के, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है या कोई फॉर्म ऑनलाइन होता है तो इसमें स्टार चिन्ह लगा होता है किस शब्द के आगे। उसका मतलब क्या होता है कि वो चीजें भरनी आपके लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, तो वहां पर टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। 3 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है 19वां विराम चिन्ह आपका कौन सा है? वो है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक। तुल्यता को कहते हैं बराबरी, अर्थात तुल्यता सूचक को हम बराबर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कहां पर इसका प्रयोग होगा कि 2 शब्द लिख दिए और उनके बीच में, जैसे कि निर्देशक में क्या था, दिन रात, क्या वो एक दूसरे के बराबर है? नहीं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वहां पर लगता है निर्देशक सामाजिक पद। लेकिन तुल्यता में क्या होता है, जैसे कि लिख दिया हमने रात्रि और निशा, तो क्या एक दूसरे के विपरीत हैं? नहीं, तो इसमें निर्देशक चिन्ह या अर्थात डैश का प्रयोग नहीं होगा। दोनों तुल्यता मतलब दोनों बराबर हैं, इन दोनों के मध्य क्या लगेगा? बराबर का चिन्ह। ठीक है, और लास्ट जो आता है, लास्ट विराम चिन्ह, समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक चिन्ह उसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं? ये चिन्ह थोड़ा बड़ा हो जाता है, बीच में जीरो मतलब गोल सा एक संरचना बना दी जाती है और दोनों रेखा सीधी लाइनें में थोड़ी बड़ी खींच दी जाती है। आपने अधिकतर देखा होगा जब कोई चैप्टर एंड होता है मतलब समाप्त होता है तो उस चैप्टर के लास्ट में, या कोई जब बुक लास्ट का पेज होता है ना उसके लास्ट में लगा होता है समाप्ति सूचक। इसका अर्थ है कि हम अपना जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। ये होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। और इस समाप्ति सूचक चिन्ह के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्रों को इस क्लास का और इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।